Hello students, welcome to our YouTube channel आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही जेई मेन और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज जो पूछे गए थे उनको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो हम लोगों को पता है यहां पर हम लोग फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं तो एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों लिया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे यहां पर लेफ्ट से राइट की साइड, राइट से लेफ्ट की साइड में फील्ड बन रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साइड से दूसरे साइड जा रही हैं, दूसरे साइड से इधर की साइड आ रही हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया का ओरिएंटेशन देखा जाए तो उसका ओरिएंटेशन मैटर करेगा कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे पास होंगी। जैसे अगर बात किया जाता है कि अगर ये कोई रिंग कंसीडर की जाए और इस रिंग को इस तरह से रखा जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो, इधर से इधर की तरफ पास हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रिंग के परपेंडिकुलर रहेंगी तो क्या होगा, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। लेकिन अगर बात किया जाए इसका ओरिएंटेशन थोड़ा बदल दिया जाए, कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन कर दिया जाए, तो ऊपर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही थी अब वो इससे ऊपर से निकल जाएंगी, मतलब इस एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उनका जो नंबर होगा इसके एरिया के ऊपर तो डिपेंड करेगा, लेकिन इसका ओरिएंटेशन कैसा, मतलब ये कितना एंगल बना रहा है फील्ड लाइंस के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो भी मैटर करेगा। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर फॉर अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस होनी चाहिए। It is a vector whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is perpendicular to the surface. If S is the area of the surface and unit vector perpendicular to the surface is n cap. इसका क्या मतलब है, पहले एक बनाते हैं यहां पर हम लोग कुछ ऐसा, ये ऐसा हो गया, ये हम लोगों ने यहां पर एक एरिया चूज किया है, ये एक एरिया चूज किया। अब इस एरिया में एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में डिफाइन किया जाता है या किस डायरेक्शन में रहेगा, तो हम लोगों को पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो एरिया के बराबर होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर यहां पर हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, यहां पर एक कोई वेक्टर डिफाइन किया जाए तो ये वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये इस तरह से रखा गया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसका एरिया जो भी होगा, सपोज इसका एरिया ले लेते हैं ऐसा इसका एरिया, और इधर जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की वो n कैप है, तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखा जाता है, एरिया वेक्टर वो क्या लिखा जाता है, दैट विल बी s वेक्टर या फिर a वेक्टर इज इक्वल टू s n कैप, इस तरह से लिखा जाता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो एरिया के बराबर होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन ली जाती है वो परपेंडिकुलर ली जाती है सरफेस के। तो अगर ओपन सरफेस होगी तो ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। यहां पर अगर हम लोग दूसरा कंसीडर करें ऐसा ही कुछ, ये ऐसा हो गया, इसमें अपवर्ड साइड में भी हो सकता था एन कैप, एन कैप डाउनवर्ड साइड में भी हो सकता है। तो अगर एन कैप डाउनवर्ड साइड में होगा तो कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एन कैप, और इसका एरिया एस है ही, तो यहां से एस वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा एस इंटू एन कैप, इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन जब ओपन सरफेस होती तब लिया जाता है ऐसा, ठीक। लेकिन अगर ओपन सरफेस ना होकर ये क्लोज्ड सरफेस हो, यहां पर ऐसी कोई सरफेस बनाते हैं जो क्लोज्ड है, यहां पर फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जब भी लिया जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लिया जाएगा। जैसे यहां पर हम लोग कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करें, ये है छोटा सा एलिमेंट, तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में अगर n कैप की डायरेक्शन और छोटा सा पार्ट है जिसका एरिया ds है, तो यहां से लिखा जाता है ds वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ds, इनटू में लिखा जाएगा n कैप।
इस तरह से हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेना पड़ा? हम लोगों ने देखा कि यहां पर फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही होंगी किसी पर्टिकुलर सरफेस को, तो उस सरफेस का ओरिएंटेशन भी मैटर करेगा कि उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। इसीलिए हम एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेने से फायदा क्या होता है। अभी के लिए जान लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है यहां पर। और यहां पर हम लोगों ने देखा कि अगर फ्लैट सरफेस कोई दी गई है, ओपन है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में आ सकता है, और अगर क्लोज्ड सरफेस होती है तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ सरफेस से परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, उम्मीद है कि एरिया वेक्टर क्या होता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एरिया वेक्टर भी कंसीडर किया। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर यहां पर एक सरफेस दी गई, कुछ इस तरह से सरफेस दी गई है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया गया है, यहां पर छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया गया है जिसका नाम है ds, ये छोटा सा है, और इसका जो यूनिट वेक्टर इधर दिया गया है दैट इज ds वेक्टर। और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। सपोज मान लिया थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा है? देखो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो सरफेस के नॉर्मल, तो अगर ये E लिखा गया है तो इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो E आएगा, तो इसका हो जाएगा cos थीटा। तो प्रोडक्ट किसका लिखा जाएगा? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो एरिया तो हमारे पास ds दिया गया है, तो छोटा सा अगर हम लोग फ्लक्स लिखना चाहते हैं, फाई से डिनोट किया जाता है इस फ्लक्स को, फाई E से या फिर फाई से डिनोट किया जाता है। और इस फ्लक्स का जो मीनिंग होता है, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फ्लक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है टू फ्लो। ठीक है, बहना। ठीक है, टू फ्लो। तो डी फाई अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से, तो वो लिखा जाएगा E पैरेलल इंटू ds लिखा जाएगा। ठीक है, तो E पैरेलल इंटू ds का मतलब क्या है? यहां पर E पैरेलल जो होता है वो किसके अलोंग होता है? तो वो है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं E पैरेलल क्या है? कंपोनेंट ऑफ E along the normal to the surface के नॉर्मल जो लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वो E पैरेलल हो गया। अगर हम लोग यहां से फर्दर इसे आगे लिखें, डी फाई इज इक्वल टू E पैरेलल की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर ये E दिया गया है तो इसके अलोंग क्या बनेगा? E cos थीटा बन जाएगा। इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग? ds लिख देंगे। फर्दर इसे सॉल्व किया जाए तो डी फाई इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है E ds, यहां पर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा लिख सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए थीटा है क्या? तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर E ds किया जाए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई, यहां पर जो ये लिखा गया है डी फाई E। ये इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो अलोंग होना चाहिए नॉर्मल टू द सरफेस, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हम लोग यहां से अगर यूनिफॉर्म सरफेस के बारे में बात करें तो फाई को इन जनरल लिखा जाता है फाई E इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं E वेक्टर डॉट S वेक्टर, और लगा करके हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो S से लिखा जाए एरिया को या फिर A से लिखा जाए, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है, या यूं कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस जो होती पास करती हैं उनका नंबर होता है ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करती हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसलिए क्या किया जाता है? जो भी फील्ड होता है उसका कंपोनेंट लिया जाता है अलोंग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के अलोंग हम कंपोनेंट लेते हैं। या फिर कह सकते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, उसके अलोंग ई का कंपोनेंट लिया जाता है, साथ में एरिया वेक्टर को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो वहां से निकल के आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में एक बात और याद रखेंगे, यहां पर
इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब यहां पर जो थीटा होगा वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगी तो यहां पर जो फाई ई बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इफ थीटा यहां पर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल होने के साथ यहां पर जो फाई ई निकल के आएगा दैट विल बी निगेटिव। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो फाई ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, थीटा एंगल बन रहा है, इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, सरफेस को इस तरह रखा जाए, फील्ड इस तरह से, यहां पर एरिया वेक्टर अपवर्ड आ रहा हो, फील्ड मान लेते हैं राइट साइड में हो, तो फील्ड राइट साइड में होगा तो कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस नहीं करेगी, ऊपर और नीचे से निकल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, और ये होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। जनरल डेफिनेशन जो दूसरी लिखी जाती है, किसी भी सरफेस को या किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं वो उस सरफेस का फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, यहां मैथमेटिकली जैसे डिफाइन किया गया है ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहां से इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं, कुछ बोर्ड की चीजें हैं वो लिख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने निकाला फाई ई जो लिखा जाता है दैट इज ई ए, यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग यहां से यूनिट निकालें तो क्या निकल के आएगा, तो यहां से एक यूनिट तो निकल के आएगी, एक यूनिट तो निकल के आएगी। सबसे पहले हम लोग रख देते हैं ई की यूनिट। ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, दूसरी यूनिट क्या बनेगी, तो ई की यूनिट एक और हम लोगों ने देखी थी, वोल्ट पर मीटर, ये भी था। तो अगर एरिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी दो यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे ई का। ये क्या लिखा जा सकता है, तो ई का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और ए का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, ई का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा जाएगा, एफ का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय में क्यू का डायमेंशनल फार्मूला और साथ में ए का डायमेंशनल फार्मूला। इन सब के डायमेंशनल फार्मूला तो पता होंगे, नहीं पता तो यहां पर लिख देते हैं ml_t-2 और यहां पर लिखा जाएगा L2 डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखेंगे, क्यू को लिखा जाता है AT। ठीक है, इन सबको सॉल्व करना है, जो भी निकल के आएगा वो हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, खुद लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहां ई डॉट ds करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाली। जब भी डॉट प्रोडक्ट से कोई फिजिकल क्वांटिटी निकलती है तो वो स्केलर आती है, लेकिन यहां पर हम लोग अलग अलग इसे पॉइंट के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगा। तो ध्यान ये रखना, जब भी कभी नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए हों और उन सभी चार्जेस की वजह से हम फील्ड नहीं निकाल पा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर अगर दोबारा से वापस आए तो ये क्या होता है, जो यहां पर ई लिखा गया है ये होता है नेट फील्ड या फिर रिजल्टेंट फील्ड होता है, ध्यान रखना ये। तो जो ई होता है ये क्या है, रिजल्टेंट फील्ड है, रिजल्टेंट फील्ड है। और रिजल्टेंट फील्ड होगा तो क्या होगा, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन सबकी वजह से बनेगा, और उन सबकी वजह से अगर फील्ड हम नहीं निकाल पाते हैं तो इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे, हर एक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन यूज करके। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जैसे मान लेते हैं किसी से d∅1 फ्लक्स लिंक हुआ, किसी से d∅2 फ्लक्स लिंक हुआ, किसी एरिया से d∅3 फ्लक्स लिंक हुआ, इसी तरह से फ्लक्स लिंक हो रहा है, d∅n फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो फाई नेट जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, इन सबका अलजेब्रिक सम लिखा जाएगा। तो d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सबको जोड़ते चले जाएंगे।
तो यहां पर जो लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई और खास रूल नहीं है, लेकिन अगर हमें अलग अलग चार्जेस की वजह से नेट फील्ड नहीं पता चल पा रही तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जितना भी फ्लक्स आएगा उसको अलजेब्रिकली जोड़ लेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम लिखा जाता है तो डायरेक्ट हम इनको जोड़ देंगे, जो भी साइन आ रहा होगा प्लस आ रहा होगा तो प्लस, माइनस आ रहा होगा माइनस, सबको हम ऐड कर देंगे विथ साइन, और जो भी निकल के आएगा वो नेट फ्लक्स निकल के आएगा किसी सरफेस या किसी पर क्लोज्ड सरफेस की वजह से जो लिंक हो रहा होगा किसी फील्ड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका यूज हम तब करेंगे, ध्यान रखना, इसका यूज तब करेंगे जब अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट हो, उन सबकी वजह से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, लेंदी हो रहा हो, तो क्या करना होगा, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन सबकी वजह से क्या करेंगे, अलग अलग हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे विद साइन। तो इसकी वजह से क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, बस इसका और कोई खास रूल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट से निकल के आया तो स्केलर क्वांटिटी होगा, डायमेंशनल फार्मूला यहां कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिट 2 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट पर मीटर होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अभी हम लोगों ने बात किया यहां पर कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो वहां पर एक्यूट एंगल बनेगा, फ्लक्स कैसा होगा, तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और फाई जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा, और अगर 90 डिग्री हो जाती दोनों के एंगल, बीच के एंगल की वैल्यू, तो वहां पर फ्लक्स जीरो लिंक होता है। तो वही यहां पर लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसको ऐसे समझते हैं, कुछ इस तरह के सरफेसेस बने हुए हैं। इन सरफेस में पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना कि कैसा फ्लक्स लिंक हो रहा होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फिगर के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर आएगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो दूसरा वेक्टर यहां पर निकल के जो आ रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर जो फील्ड बनाया गया वो इस डायरेक्शन में पहले से एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट टू राइट। ये फील्ड है, ये फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस सरफेस से, तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास करेंगी और यहां से बाहर की तरफ भी निकल रही होंगी कुछ इस तरह से, बाहर की तरफ भी जा रही हैं, तो इस तरह से फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अगर यहां पर हम लोगों ने कहा ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर, वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगा एन कैप। इस वाले में बात करें अगर छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाए तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो अपवर्ड आएगा, और एरिया वेक्टर अपवर्ड आएगा, एन कैप इधर बनेगा, या डीएस जो भी लिखना चाहे, और यहां पर जो फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये फील्ड की डायरेक्शन है क्योंकि फील्ड राइट साइड सब जगह पर है, और यहां अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये हो गया फील्ड की डायरेक्शन और यहां पर ये हो गया है एरिया वेक्टर। ठीक, आप समझते हैं एक एक करके। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर हो गया एरिया वेक्टर जिसको हम एस वेक्टर या ए वेक्टर लिखते हैं, एन कैप लिखते हैं। यहां पर एंगल थीटा दिया गया है, यहां पर एंगल ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहां से समझते हैं, यहां पर फील्ड लाइंस जा रही लेफ्ट टू राइट और सरफेस को इस तरह से रखा गया है, तो इस सरफेस पर अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखें इधर ही आएगा, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी राइट साइड में जा रही, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो यहां पर जो फाई ई लिखा जाएगा दैट विल बी E इंटू ए, और यहां पर लिखेंगे तो लिखना चाहे cos 0 लिख सकते हैं, तो E इंटू ए निकल के आएगा, cos 0 1 हो जाएगा। अगर इसका एरिया ए है,
यहां पर लिखना चाहे तो लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, तो यहां कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। ये रखा कैसे गया, तो सरफेस इस तरह से रखी गई है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर। फील्ड लाइंस जा रही राइट साइड में, तो इधर राइट साइड में फील्ड लाइंस जा रही, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90, कॉस 90 0 होता है। यहां पर अगर बात करें इन दोनों के बीच का जो एंगल लिखा गया है, तो यहां पर जो फाई ई बनेगा दैट विल बी निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है, और कॉस 90 डिग्री से ज्यादा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा, तो कॉस तो निगेटिव होता है सेकंड में, तो सेकंड में कॉस निगेटिव होने की वजह से जो फ्लक्स लिंक होता है वो निगेटिव आएगा। यहां पर फ्लक्स 0 बनेगा, यहां पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्लक्स बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिया, तो इसका रीजन क्या था, एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं। तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो हम लोग यहां से ऐसे समझ सकते हैं कि यहां कहीं पर अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें हम लोग, तो देखेंगे इसका एरिया वेक्टर इधर कहीं आ रहा होगा। मान लेते हैं फील्ड इधर कहीं पर इस तरह, ये है E1 वेक्टर और ये है DS1 वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का एंगल कुछ दिया गया है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कोई यहां पर हम लोग एरिया वेक्टर लिखते हैं, कुछ इस तरह का एरिया वेक्टर यहां पर दिया गया है, कुछ ऐसा एरिया वेक्टर दिया गया है। तो अगर इस एरिया वेक्टर को लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर तो इधर आएगा DS2 वेक्टर, और यहां पर मान लेते हैं फील्ड इधर की तरफ है, तो ये E2 आ गया। फील्ड अलग अलग हर जगह पर है। साथ ही हम लोग बात करें यहां पर कि यहां कहीं पर अगर कोई एरिया कंसीडर किया जाए तो ये क्या होगा, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये क्या बन जाएगा DS3 वेक्टर, और इसका फील्ड इधर आ रहा है दैट इज E3 वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये रैंडम शेप ली गई है, कोई भी रैंडम शेप है, और इस रैंडम शेप के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, हम लोगों को डेफिनेशन ये आती है कि E का कंपोनेंट लेंगे जिसको DS वेक्टर के या फिर किसी n कैप के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका अगर ये कंपोनेंट लेंगे, तो अगर ये θ1 लिखा गया है, सपोज ये θ2 लिखा गया है, और यहां पर लिखा गया है θ3, तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा मान लेते हैं φ3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा E3, यहां पर लिखेंगे cos θ3, और यहां पर क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाएगा DS3, ऐसा लिखेंगे। इससे ठीक ये बनता है कि अगर हम इसका कंपोनेंट ना लेकर के एरिया का कंपोनेंट ले लें अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे लिखा जा सकता है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा φ2 होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, E2 तो लिख देते हैं, और यहां पर इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लिख देते हैं, तो DS2 यहां पर क्या लिख देते हैं cos θ। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे जैसे होगी उतने एरिया वेक्टर हम लोग कंसीडर करेंगे, और सारे के सारे एरिया वेक्टर का हम लोग उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या करेंगे, जितने भी फ्लक्स निकल के आएंगे, मान लेते हैं यहां से φ1 निकल के आ रहा, तो सबको हम लोग ऐड करेंगे। अब ये जो एरिया वेक्टर हम लोगों ने कंसीडर किया, ये एरिया वेक्टर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन से जाएं कि हम यहां पर देखेंगे एरिया वेक्टर कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, तो जब भी कोई सरफेस कंसीडर की जाएगी और एरिया को हम सम करेंगे, तो एरिया को सम करते टाइम ऐसा तो होगा नहीं एक ही एरिया यहां है, दूसरा एरिया फिजिकल सेपरेशन कुछ, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा तो है नहीं। कंप्लीट सरफेस होगी, तो कंप्लीट सरफेस होगी, कंटिन्यूअस एरिया होगा, तो उसको कंप्लीट निकालने के लिए जो वैल्यू लिखी जाती है वो उसको हम लिख पाते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कैसे लिख पाएंगे, जैसे अगर हम बात करें φ1 की बात, तो φ1 क्या लिखा जाएगा, तो E1 वेक्टर लिखेंगे, डॉट यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा S1 वेक्टर, ठीक है, प्लस E2 लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे डेल्टा S2 या डेल्टा A2 वेक्टर, और प्लस डॉट 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 इस तरह से करते चले जाएंगे हम लोग। फिर क्या होगा, φ1 हो जाएगा। यहां पर अगर कंपोनेंट लिखे जाए तो ये क्या लिख सकते हैं, E1 वेक्टर डेल्टा S1, यहां पर लिखा जाएगा cos θ1, प्लस डॉट 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 जितने होंगे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ने के लिए यहां पर ये तो d φ था,
ये डी फाई था। अगर हम लोग यहां से फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, इसे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इस तरह से लिखा जाता है। यहां पर जो हम लोग सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए। तो अगर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, जितने भी एरिया होंगे सब एक जैसे रहेंगे, और एक जैसे रहेंगे तो यहां पर ई डॉट ds का इंटीग्रेशन लगा करके उस सरफेस से जितना भी फ्लक्स लिंक हो रहा होगा उसे निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पर ये फार्मूला तो हम लगा पाएंगे। इस फार्मूले में क्या कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस दी जाए, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस हम लोग ऐसा यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोला लगा दिया जाता है और इसे लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, वो लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर से लिखा जाता है। अगेन cos थीटा आएगा तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डेफिनेशन। तो यहां पर एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों लेते हैं, पता चला होगा, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट लिखेंगे, डी का कंपोनेंट लिखेंगे ई के अलाउंग, तो जितने कंपोनेंट होंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अगर एरिया कंसीडर किए जाएंगे, बहुत छोटे एरिया कंसीडर किए जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट एरिया सारे के सारे बराबर होंगे, एक जैसे दिखेंगे। एक जैसे दिखेंगे तो उनको क्या होगा, अगर हम लोग सम करने लगेंगे तो उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है किसी ओपन सरफेस का फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल लिखा जाता है ई डॉट ds, जहां ई होता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्लोज सरफेस के लिए यहां पर जो लगाया जाता है इंटीग्रेशन के ऊपर, इसे पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। लिखना हो तो लिख सकते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज्ड इंटीग्रल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, यहां पर जोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया। तो क्यों हम यूज करते हैं एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आया होगा। अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के हमें ऐड करना पड़ता है। कंटिन्यूअस सिस्टम में जब भी किसी एलिमेंट को ऐड किया जाता है, एक से ज्यादा एलिमेंट को ऐड करते, तो वहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, सिग्मा या समेशन का हम यूज नहीं करते, ठीक है। ये समझ में आया होगा। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहां पर अगर कोई क्लोज्ड सरफेस दी गई हो, जैसे यहां पर हम लोगों ने अभी बात किया कि क्लोज सरफेस दी गई होगी तो फ्लक्स लिखा जाता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। वैसे यहां दो क्लोज सरफेस दी गई हैं, एक से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, एक में फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। तो जिसमें फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, मान लेते हैं इस फील्ड लाइंस के रेस्पेक्ट में यहां पर अगर कोई एरिया कंसीडर करें हम लोग, यहां पर अगर हम लोग कोई एरिया यहां पर कंसीडर करते हैं, तो अगर एरिया यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही साइड आएगा या इधर साइड आएगा। मान लेते कुछ एंगल बना रहा होगा, जो यहां एंगल बनेगा वो एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो एक्यूट एंगल बनने की वजह से याद रखेंगे जो फाई ई लिखा जाता है आउटगोइंग, एक्यूट एंगल हर जगह पर बनेगा। कोई भी छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाए तो जो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटगोइंग होता है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, साइन कन्वेंशन। और जो इनकमिंग होता है, इनकमिंग में अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर कोई एरिया कंसीडर करें, कुछ इस तरह का एरिया है, ये कोई एरिया है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर कहीं आ रहा है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल बन रहा वो कैसा एंगल होगा, तो इस एंगल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर जाएंगे फील्ड लाइंस, ये हो जाएगा ds वेक्टर और ये इधर बनेगा e वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। तो यहां पर याद रखेंगे फाई जो इनकमिंग होता है, या इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग फाई ई जो इनकमिंग होता है वो कैसा लिखा जाता है, तो वो निगेटिव लिखा जाता है। तो साइन कन्वेंशन से याद रखेंगे किसी सरफेस में एंटर करने वाला जो फ्लक्स होगा दैट विल बी नेगेटिव, और किसी सरफेस से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। यहां पर हम लोगों ने क्लोज सरफेस के बारे में बात की, तो यहां पर क्लोज सरफेस का साइन कन्वेंशन भी पढ़ लिया। एंटर करेगा तो कैसा होगा, निगेटिव होगा, बाहर निकल रहा होगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे।
आगे यहां पर क्वेश्चन दिया गया इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड ऑफ ए क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है इस क्यूब की, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रहा है वो ए एक्स से वैरी कर रहा है, मतलब फील्ड यहां कांस्टेंट नहीं है। ए की वैल्यू अलग से दे रखी 5 × 10⁻²। ई वाई और ई जेड कंपोनेंट 0 है, तो कहने कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से फ्लक्स कितना बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही होंगी, उधर की तरफ जाएंगी, तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कौन कौन सी सरफेस के साथ लिंक होगा। तो उम्मीद है ये चीज दिख रही होगी कि इधर से उधर जा रही होंगी फील्ड लाइंस, और अगर यहां पर कोई डिब्बा रखा गया है, क्यूबिकल बॉक्स रखा गया है, तो उसमें जो सामने वाली सरफेस होगी उससे इनकमिंग फ्लक्स होगा, और दूसरे साइड वाली जो सरफेस होगी उससे आउटगोइंग होगा। बाकी जितनी सरफेसेस होंगी उनके एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 90 डिग्री पर आएंगे। तो एक तो इस सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा, दूसरा इधर वाली सरफेस के साथ फ्लक्स लिंक होगा। तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होता है मान लेते हैं वो φ1 है, इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है दैट इज φ2। φ1 क्या होगा, इनकमिंग होगा तो माइनस लगा के लिखेंगे, φ2 आउटगोइंग होगा तो प्लस लगा करके लिखा जाएगा। तो इन दोनों फेसेस से जो फ्लक्स लिंक होगा उसकी सेपरेट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं किसी एक फेस का, तो एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 × 10⁻², इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसे लिखेंगे 100 × 10⁻⁴, तो बन जाएगा 10⁻², ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए पहली सरफेस के ऊपर, तो वो यहां से लिखा जाएगा ए की वैल्यू वो कितनी है 5 × 10⁻², ये 2 लिखा गया है, इंटू एक्स की वैल्यू कितने डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर पर मिलेगा, तो 10⁻⁻1 लिखा जा सकता है इसे, तो ये वैल्यू आएगी 5 × 10, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी न्यूटन पर कूलम। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पहली सरफेस के ऊपर। और अगर यहां से बात किया जाए जो φ1 बनेगा वो φ1 क्या लिखा जा सकता है, तो φ1 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 5 × 10, यहां पर निकाला हम लोगों ने। फिर क्या लिखा जाएगा, एरिया जो कि -2 है, तो EA हो गया cos थीटा, थीटा लिखेंगे तो cos 180 डिग्री लिखा जाएगा। 180 डिग्री क्यों, सरफेस इस तरह, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हमारी तरफ आएगा, फील्ड जा रहा होगा राइट साइड में, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो φ1 = क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 5 × 10⁻⁻1 बनेगा, और ये माइनस लिखा जाएगा, तो ये -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग E2 निकालें, E2 तो पहले A लिखा जाएगा जो कि दिया गया है, और साथ में डिस्टेंस लिखेंगे तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻2 लिखा जाएगा। तो इसे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, तो देखो ये 100 बन जाएगा पूरा। तो अगर ये 100 बनेगा तो हम इससे कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है, 20 पंचे 100, 100 ये बन गया, तो ये बन जाएगा 10⁻2, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो यहां से अगर हम लोग φ2 निकालेंगे वो क्या होगा, सरफेस इस तरह से है तो इसका एरिया वेक्टर उधर ही आएगा, और फील्ड लाइंस भी उधर जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो φ2 की वैल्यू लिखी जाएगी E, तो हो जाएगा 10⁻2, A लिखा जाएगा तो 10⁻2 लिखा जाएगा, इंटू और क्या लिख सकते हैं, और लिखा जाएगा cos 0 डिग्री, तो cos 0 लिख देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम निकल के आएगा φ2। उन्होंने पूछा क्या, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स बताना है, तो φ क्या लिखा जाएगा, φ1 + φ2 तो -0.5 और 1, तो प्लस का 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से है, अगर मान लो कोई बुक रखी जाए, कोई ऐसी बुक रखी गई है और उसके एक किनारे पर यहां पर कोई चार्ज रखा गया है, तो अगर यहां चार्ज रखा जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी कुछ ऐसे ही निकल रही होंगी, यहां से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जा रही होंगी, यहां से फील्ड लाइंस चारों तरफ बाहर निकल रही होंगी। तो अगर ये फील्ड लाइंस बाहर इस तरह से निकलेंगी तो हम लोगों को यह भी आइडिया मिला है कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं सरफेस को जितनी क्रॉस करेंगी वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें देखते हैं कितनी क्रॉस करेंगी इस सरफेस से। तो ये फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ निकल रही होंगी, सरफेस इस तरह से रखी गई, यहां कहीं पर चार्ज रखा गया, तो फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी, इससे कोई फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। तो फील्ड लाइंस अगर इससे पास नहीं करेगी तो यहां पर जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा
वो कितना लिखा जा सकता है, तो यहां पर जो फ्लक्स लिंक लिखा जाएगा दैट विल बी 0। ऐसे नहीं समझना चाहते तो ये भी समझ सकते हैं, फील्ड है नीचे की तरफ, अगर इस पर कोई एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाए तो वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ यहां कहीं पर, तो ये एरिया वेक्टर इधर आएगा, फील्ड उधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर रेस्ट ऑन इट्स सेंटर विद वन ऑफ द एंड। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर इज लैम्डा, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ ई अक्रॉस द सर्कुलर। ये सर्कुलर जो बनाया गया है इसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताना है। तो अगर याद होगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर दिया जाता है, ये कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया है, इसके इस एंड से आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग जाएं तो इसमें दो कंपोनेंट आया करते थे ई के। ई एक्स होता था जो लिखा जाता था के लैम्डा बाई आर, और यहां पर ये जो कंपोनेंट लिखा जाता था ई वाई, वो भी क्या लिखते थे, के लैम्डा बाई आर लिखा जाता था आर डिस्टेंस पर। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट निकल के आता था वो कुछ इस डायरेक्शन में आता था, √2 इंटू के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर। ये भी याद होगा। ऑफ कोर्स 45 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों वेक्टर बराबर बराबर मैग्नीट्यूड रखते हैं। क्या करना है हमें, ये जो रिंग मानी यहां पर ली गई है, सर्कुलर सेक्शन लिया गया है, इससे फ्लक्स बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक रिंग कंसीडर करेंगे। इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज आर, स्मॉल आर दी गई है, और इसकी थिकनेस दे रखी है डी आर, और यहां पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर है कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो फील्ड बनेगा, नेट फील्ड की डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है, यहां से इधर की तरफ होगी, और इधर से ये कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री का। तो ये है √2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर, और यहां पर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिखेंगे डी फाई, छोटा सा फ्लक्स लिखेंगे पहले, तो डी फाई इज इक्वल टू लिखेंगे ई क्या लिखा जाएगा, √2 इंटू के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर इंटू एरिया। एरिया क्या बनेगा, तो उस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल तो 45 होगा, तो उस 45 एंगल को हम यहां अलग से लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, क्योंकि cos 45 1/√2 होगा। और यहां पर क्या लिखना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है रिंग एलिमेंट का, तो वो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, 2πr इंटू में dr होता है। पता चल गया। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां इस r से देखो ये r कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं के लैम्डा और इंटू ये हो गया के लैम्डा, ये के लैम्डा हो गया, इंटू में लिखा जाएगा 2π इंटू डी आर, ये है डी फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर ही है जो बदल रहा है, तो 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से लगा करके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू निकल के आएगा, के की वैल्यू रख देते हैं 4πε0, यहां पर क्या निकल के आएगा, लैम्डा इंटू 2π, और यहां क्या निकल के आएगा, r-0। सॉल्व कर देते हैं, 2π से इसे काटेंगे 2 बनेगा, तो फाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहां से देख सकते हैं लैम्डा इंटू आर डिवाइडेड बाई में 2ε0। इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं निकाल सकते तो इसका जो कंपोनेंट y डायरेक्शन में है वो तो कोई फ्लक्स लिंक करेगा नहीं, x वाला करेगा, तो इधर फील्ड बनेगी के लैम्डा बाई आर, और साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2πr इंटू डी आर से, और cos 0 की वैल्यू यहां पर लिख देंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा, लैम्डा आर डिवाइडेड बाई में 2ε0। ये फ्लक्स लिंक होगा इस सर्कुलर सेक्शन के साथ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द स्क्वायर। ऐसा दिया गया है, सब सारी बातें बोली गई हैं, फिगर दिया गया है कि ये क्यों चार्ज रखा गया है। क्वेश्चन ये है कि इस क्यू चार्ज की वजह से जो इससे फ्लक्स लिंक होता है वो दिया गया है फाई, ये दिया गया है। तो फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर छोटा सा एलिमेंट लिखा जाए तो इसे लिख सकते हैं E.ds, ऐसा लिखा जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर अगर छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाए जो ds होगा, तो उससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा वो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये तो फाई की वैल्यू हो गई कि उससे जो लिंक होगा फ्लक्स वो कितना बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहां पर इसमें जब चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी जाती है उस स्क्वायर सरफेस को, तो df फोर्स लगेगा,
वो लिखा जाएगा डी क्यू इंटू ई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, डी क्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, और इंटू में ई वेक्टर लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से डी एफ वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगी। अब अगर हम लोग यहां से एफ कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो सिग्मा को बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोगों को पता है सिग्मा ई डॉट डी एस की वैल्यू किसके बराबर, वो तो फाई के बराबर है। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू फाई के बराबर आएगा। फिर से एक बार समझते हैं, जो यहां पर स्क्वायर सरफेस दी गई वो इनिशियली चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं होगी तो इसी की वजह से फ्लक्स लिंक होगा। छोटे से एरिया पर जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, ई डॉट डी एस से लिख सकते हैं, वो फाई के बराबर है। इंटीग्रेशन लगा दिया, तो अगर इसको चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी जाती है स्क्वायर सरफेस को, तो उस पर जो फोर्स लगेगा डी क्यू इंटू ई लिखा जाएगा। तो डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस इंटू ई लिखेंगे, और जब इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ई डी एस इंटीग्रेशन में जाएगा, और ई डी एस किसके बराबर, फाई के बराबर है। तो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द स्क्वायर सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। वो कितना बन रहा होगा, तो वो वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा इंटू फाई। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमीस्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, रेडियस आर एज सोन इन फिगर में दिखाया गया है। कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो फिगर इधर बना है, देख भी सकते हैं। अब यहां पर क्या है, पहला है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, अगर मान लो यहां पर कोई कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये रिंग दी गई है और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया जाए। इन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा है, पहला पॉइंट कहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। तो फ्लैट सरफेस क्या होगी, नीचे जो बेस होगा वही तो होगा फ्लैट सरफेस। तो ये है सरफेस, फ्लैट सरफेस कुछ ऐसा होगा, तो रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर देखा जाए तो इसके हर एक पॉइंट से, अगर सेंटर में यहां पर एक कोई पॉइंट कंसीडर करे जहां पर ये पॉइंट चार्ज रखा गया है, वहां से देखा जाए तो इसके किनारे वाले जितने भी पॉइंट होंगे सबकी दूरी सेम आएगी। और वो कितनी आएगी, तो यहां से जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, यहां से डिस्टेंस लिखी जाएगी, तो कितनी लिखी जा सकती है। तो हम लोगों को पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां से यहां आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी लिखी जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू बन गई है, ये है आर और ये आर दिया गया है, तो यहां से जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो √2 इंटू आर लिखी जाएगी। इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोई भी पॉइंट लिया जाए, चाहे वो पॉइंट यहां हो, चाहे ये पॉइंट यहां हो, कोई भी पॉइंट हो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर, उस सबकी डिस्टेंस क्या आएगी उस पॉइंट चार्ज से, वो आएगी √2 इंटू आर। तो √2 इंटू आर आएगी, बराबर बराबर डिस्टेंस पर रहेगा। तो आगे हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो पोटेंशियल लिखा जाता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो लिखा जाता है KQ डिवाइडेड बाय में आर। आर अगर सेम रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। यही रीजन होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। तो इक्वी मतलब सेम रहना चाहिए, पोटेंशियल अगर किसी भी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहता है तो उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। उसके लिए डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो देखो हम लोगों ने अभी देखा डिस्टेंस हर एक पॉइंट की बराबर आ रही है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज। तो इसको हम लोग लगाएंगे तभी निकाल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना करेगा। तो हम लोगों को ये पता है यहां पर कि अगर ये सरफेस ली जाए, ये कर्व सरफेस हो गई यहां पर और ये फ्लैट सरफेस हो गई, इनमें जो फ्लक्स लिंक होंगे वो कैसे होंगे, तो माइनस चार्ज होने की वजह से फ्लक्स यहां एंटर करेगा, तो एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव लिखा जाएगा। तो हम कोई एक सरफेस का निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो हम लोग इस सरफेस का निकालने की कोशिश करते हैं, इस फ्लैट सरफेस का। और उन्होंने पूछा क्या है, तो इन्होंने पूछ किसका रखा है, तो कहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। हम निकाल रहे हैं फ्लैट का, कर्व का आएगा तो माइनस लगा के लिखेंगे हम उसे। तो इसका निकाला जाए तो यहां पर एक रिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें एक रिंग तो माननी पड़ेगी। तो ये एक रिंग है जिसकी रेडियस आर लिखी गई है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा दिया गया है और ये वाला जो एंगल है दैट इज डी थीटा, ऐसा दिया गया है। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, अगर इसका एरिया लिखा जाए तो कितना लिखा जा सकता है, तो डीए जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, अगर ये 2 पाई आर इंटू डी आर बनेगा और साथ में अगर हम यहां से फाई लिखें डी फाई, तो डी फाई लिखा जाएगा ई इंटू डी ए।
और E इंटू डी ए लिखेंगे तो E की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, इनटू में कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर यहां से डिस्टेंस के बारे में बात करें तो क्या लिखी जा सकती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल भी तो चाहिए होगा हमें, तो फील्ड आएगा इधर की तरफ और इनके बीच का एंगल लिखा जाएगा तो कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा तो इधर वाला भी थीटा होगा, लेकिन थीटा की वैल्यू देखो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी r डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस r डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। ठीक है, तो ये E हो गया, ये dA हो गया, ये E लिखा गया था, dA की वैल्यू भी हम लोगों ने नहीं लिखी तो यहां लिख लेते हैं 2 पाई r इंटू dr। ये हो जाएगा छोटा सा फ्लक्स जो इस फ्लैट सरफेस से पास करेगा। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन खुद ही करेंगे, तो फाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहीं से निकल के आ रही, इससे मैच करती हुई Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/√2। इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान ये रखेंगे जो फाई निकालना होगा वो इंटीग्रेशन में जाएगा डी फाई। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां लगेगी, तो 0 से लगा करके कैपिटल R तक लगेगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। ये किससे पास कर रहा है, तो ये है कर्व्ड सरफेस से, ये फ्लैट सरफेस का है। फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस जो फ्लक्स लिंक होगा वो इतना निकल के आएगा। तो अगर ये इतना पॉजिटिव निकल के आ रहा तो उससे निगेटिव उतना ही निकल के आएगा। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज, माइनस साइन लगा करके लिखेंगे, क्योंकि बाहर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, आगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखेंगे भी। यहां पर जो हम लोगों ने अभी यूज किया ये कॉन्सेप्ट की, ये चार्ज कहां रखा गया है, वो उसके पॉइंट पर बाहर की तरफ रखा गया, तो बाहर की तरफ रखा गया तो नेट फ्लक्स यहां पर तो 0 बनेगा। आगे हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखेंगे भी कि अगर कोई पॉइंट बाहर लिखा जाता है, जैसे यहां पर पढ़ ही लेते हैं, यहां से मान लेते हैं फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगे उतनी बाहर निकलेंगी, तो यहां का फ्लक्स φ1, यहां का फ्लक्स φ2 है। तो हम लोगों को पता φ1 = φ2 होगा। एंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव लिखा जाएगा और बाहर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिखेंगे, तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। वही हम लोगों ने किया, इस कर्व सरफेस से जितना फ्लैट से कितना गुजरेगा वो निकाल लिया, तो कर्व सरफेस से जो गुजरेगा इसका माइनस साइन लगा के लिखा जाएगा, तो वो कितना फ्लक्स गुजरेगा, -Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/√2 आएगा। और यहां जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने यूज किया है वो कई बार कर चुके हैं, इसीलिए यहां पर हमने इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया। ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो यहां कर्व सरफेस से जो लिंक होगा इसका अपोजिट होगा, मतलब इसकी पोलैरिटी जो होगी माइनस साइन की लिखी जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क है आज का, ये होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लाइज पैरेलल टू द y एक्सिस इन yz प्लेन एट अ डिस्टेंस √3/2a। सी फिगर को देखो बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बताना है, वो कह रहे हैं कितना दिया गया है, λL/n एप्सिलॉन नॉट। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमें निकालनी है। फिगर क्या है, फिगर इधर देख सकते दिया गया है, यहां पर ABCD एक कोई लूप दिया गया है जो y प्लेन में रखा गया है, इसका यहां पर ये L लेंथ दी गई है, इधर A दिया गया है। यहां से जो ये वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई है, दैट इज लैम्डा। तो ये बताना है कि इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स लिंक होगा, उन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा λL डिवाइडेड बाय में n एप्सिलॉन नॉट, यहां पर लैम्डा कैपिटल L डिवाइडेड बाय में n एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान रखेंगे। तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के बचे हुए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिसमें हम लोग गॉस थ्योरम की तरफ जाएंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम लोग सॉलिड एंगल पर स्विच कर जाएंगे, फिर हम लोग सॉलिड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोगों ने आज पढ़ा, इस क्लास को रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, उसे प्रूव भी करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनको भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू